बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो आप लोग ने प्रीवियसली डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स के अंदर आप लोग ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया पढ़ी होंगी यकीनन। मैं उन डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा एक रिव्यू करा दूं ताकि हमें आज के लेक्चर को समझने में आसानी हो। हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी, उसमें से कुछ का यहाँ पे स्पेशली लिखी गई है। जैसे लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर की हो, होमोजीनियस हो, मतलब ये कि एफ ऑफ एक्स अगर उसका राइट साइड पे इक्वल्स टू जीरो, तो उसका सोल्यूशन जो है विल बी वाई इक्वल्स टू सी वन ई की पावर माइनस एक्स। कैसे निकलता है ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं ये चीज। इसी तरह से अगर सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और लिखा हुआ वाई डबल प्राइम प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो वेयर ए इज एनी पॉजिटिव नंबर, तो उसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स। और अगर इसी तरह से ए पॉजिटिव है और बीच में माइनस का साइन आ जाए तो हमारे पास उसमें जो है या तो आप उसकी फॉर्म ये लिखते हैं कि y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर माइनस ए एक्स और प्लस सी टू ई की पावर ए एक्स, या फिर इसको हाइपरबोलिक फंक्शन की फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो लीनियर इक्वेशन के अलावा आप लोग ने होमोजीनियस कॉशी ऑयलर इक्वेशन को भी डिस्कस किया होगा। कॉशी ऑयलर इक्वेशन जो है ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, और कोफिशिएंट्स भी वेरिएबल कोई स्पेशल टाइप के होते हैं। मतलब ये कि अगर y डबल प्राइम लिखा हुआ है तो उसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई और y प्राइम के साथ x मल्टीप्लाई होता है। और तो ये एक कॉशी ऑयलर इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखी हुई है। तो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है ये, और इसका जनरल सॉल्यूशंस जो है ये हमारे पास ये दो फॉर्म से डिपेंड करता है कि इसमें हमारे पास रिपीटेड रूट आ रहा है या फिर जो है डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से ये दो सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं। इसी तरह से बेसल इक्वेशन जो आप लोगों ने सीरीज सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में, उसमें बेसल इक्वेशंस और लेजेंडर इक्वेशंस को भी डिस्कस किया जाता है। सेकंड लास्ट जो इक्वेशन लिखी है ये हमारे पास बेसल इक्वेशंस है, और बेसल इक्वेशन का सोल्यूशन सीरीज सोल्यूशन आप जब निकालते हैं तो उसमें दो बेसल फंक्शन से एक बेसल फंक्शन आता है जे नॉट के नाम से, ये उसका सोल्यूशन है। इसी तरह लेजेंडर इक्वेशन को भी सीरीज सोल्यूशन से सॉल्व करते हैं। तो इसकी बहरहाल वो डिटेल ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक जस्ट इसका एक रिव्यू हमने किया ताकि हमें आज के लेक्चर को डिस्कशन करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो। एक बात मैं यहाँ पे और बता दूं कि ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन में जो थर्ड इक्वेशन लिखी है इसमें आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी यूज हुआ हुआ है, हाइपर या और हाइपरबोलिक कोई सा एक यूज करना है। यूजुअली प्रैक्टिस हमारी ये होती है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट इंटरवल है, मतलब इनफाइनाइट इंटरवल एक्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिफाइन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डिफाइन है वो इनफाइनाइट इंटरवल के ऊपर डिफाइन हो या सेमी इनफाइनाइट इंटरवल पे डिफाइन हो, तो इस केस में हम यूजुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज करते हैं। और अगर आपका फाइनाइट इंटरवल पे एक्स डिफाइन है तो हम यूजुअली उस पे हम हाइपरबोलिक फंक्शंस को यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हमने इसको रिव्यू किया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है व्हिच इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। देखिए ऑर्थोगोनल फंक्शन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में अक्सर जो है आते रहते हैं जब आप उसका किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करें, स्पेशली आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें जो हमारे पास फंक्शंस आते हैं वो यूजुअली हमारे पास ऑर्थोगोनल फंक्शंस होते हैं। और हमें ये बात पता है कि व्हाट इज मीन बाय ऑर्थोगोनल फंक्शंस। तो लेट सपोज मैं जो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देता हूँ, एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म लेट से हमारे पास लिखी हुई है y डबल प्राइम प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू जीरो, और ये एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इस आपको पता है 2 पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन है, होती है y ऑफ जीरो और y ऑफ l, 2 पॉइंट्स पे डिफाइन है, एक पॉइंट जीरो है दूसरा पॉइंट l है, इज इक्वल टू जीरो। ये 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है।
अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूं तो आपको पता है इसके पूरे डिटेल्स आप लोगों ने पढ़ी है कि इसके लिए आप पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, देन यू सॉल्व दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड इफ यू गेट इमेजिनरी सोल्यूशन मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर सोल्यूशन आता है तो उस वक्त आपके पास जो इसका फॉर्म बनती है, हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आता है, डेट विल बी इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू C1 cos अंडर रूट लैम्डा एक्स और प्लस C2 साइन अंडर रूट लैम्डा एक्स, इसका सोल्यूशन आ जाएंगे। और अगर मैं इसमें बाउंड्री कंडीशंस को अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, हमें पता है कि अगर ये बाउंड्री कंडीशन इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ दी हुई है तो ये बाउंड्री कंडीशन इसको सेटिस्फाई भी करेंगी। तो यानी कि इफ आई पुट y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 हेयर, then it implies that we will get the value of C1 is equals to 0 आ जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं y of L is equals to 0 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास जो सिचुएशन बन जाएगी वो आ जाएगी C2 साइन अंडर रूट लैम्डा एल इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए मुझे क्या करना होगा कि C1 तो 0 आ रहा है, उसको तो मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में का मतलब ये होगा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि C2 जो है ये 0 ना आए। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो C2 अगर 0 नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब ये होगा कि साइन ऑफ अंडर रूट लैम्डा एल विल बी इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमें पता है कि भाई अगर ये चीज आ रही है तो इसका मतलब है कि अंडर रूट लैम्डा एल की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू एन पाई। व्हाट इज एन? एन इज एनी नंबर फ्रॉम 1 टू 3, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। और अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालूं, लैम्डा की वैल्यू इज विल बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो लैम्डा की वैल्यू जो है डिपेंड कर रही है एन की वैल्यूज के ऊपर। एन की वैल्यू चेंज करेंगे, लैम्डा की वैल्यूज चेंज होंगी, तो ये हमारे पास जो लैम्डा है, दिस लैम्डा इस विल बी कॉल्ड दिस लैम्डा विल बी कॉल्ड आइगन वैल्यूज, ये आपकी आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास जो आइगन वैल्यू नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दे रही है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का, हम उस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को आइगन फंक्शन का नाम देते हैं, जस्ट लाइक लीनियर अलजेब्रा में भी आप लोग ये टॉपिक पढ़ते थे, उसमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का टॉपिक पढ़ाया जाता था। तो बहरहाल आइगन वैल्यू जो लैम्डा की ऐसी वैल्यू जो कि आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दे, मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू इसके अलावा कुछ भी आप इधर पुट करेंगे तो आपको ये ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। लेकिन लैम्डा की वैल्यू जब भी आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। तो लैम्डा की वो वैल्यू जो कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देती है उसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं, और ऐसे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को हम आइगन फंक्शन का नाम देते हैं। मतलब ये जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमें यहाँ से मिलेगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यहाँ से अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन विल बी ऑफ द फॉर्म C2, तो C2 रहेगा, दिस इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और यहाँ पे साइन लैम्डा की वैल्यू आप लोग ने क्या इधर सब्स्टिट्यूट किया, आपने इधर लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एन पाई ओवर एल। और देखा जाए यहाँ पे x तो खैर साथ साथ चल ही रहा है, तो ये हमारे पास इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आया। तो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमें कब मिला है? जब आपने लैम्डा की वैल्यू ये वाली यूज की है। अगर ये लैम्डा की वैल्यू इसके अलावा कोई यूज करते हैं तो देन दिस विल बी द ट्रिवियल सोल्यूशन। और जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि लैम्डा की जो वैल्यू लैम्डा की नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देती है उसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं, और इस आइगन वैल्यू के यूज करते हुए जो सोल्यूशन आता है दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड आइगन फंक्शन कहलाता है। तो इसमें आप जो है इनकी डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको डिफरेंट आइगन फंक्शंस मिलेंगे। ये सारे आइगन फंक्शंस विल बी ऑर्थोगोनल इन नेचर, ये सारे आइगन फंक्शंस ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है, ये टॉपिक हमने डिस्कस किया है व्हाट इज मीन बाय आइगन वैल्यूज एंड
आइगन फंक्शंस। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दूं और मैं आपको पूछूं कि भाई इसमें ये बताइए कि ये जो लैम्डा दिया हुआ है, दिस लैम्डा इज वेदर दिस इज आइगन वैल्यू और नॉट, तो आप सिंपल सी बात है, आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर ये ट्रिवियल सोल्यूशन दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो आइगन वैल्यू नहीं होगा। अगर ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा लैम्डा, तो इसका मतलब है कि वो आइगन वैल्यू होगी। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो आएगा वो आइगन फंक्शन कहलाएगा। तो ये हमारे पास टॉपिक था आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का। और बाउंड्री वो वैल्यू प्रॉब्लम जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ इधर, वो है वाई डबल प्राइम प्लस लैम्डा वाई, और इसके साथ जो बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है वो फर्स्ट डेरिवेटिव पे डिफाइन है, यानी कि वाई प्राइम ऑफ जीरो और वाई प्राइम ऑफ एल, ये दोनों जो है इक्वल्स टू जीरो है। तो इसमें क्लियरली ये देख सकते हैं, अगर लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो होगा इस वाले केस में, तो हमारे पास इस केस में जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा y इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2x विल बी द सोल्यूशन। और अगर मैं इस पे बाउंड्री कंडीशन पुट कर दूंगा तो मेरे पास जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू C1 विल बी द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इन दिस केस। सो अगर मैं ये कहूं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो जो है ये एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दे रहा है हमें, ये इन जनरल नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन दे रहा है। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि दिस लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो, दिस लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो विल बी द आइगन वैल्यू because it is giving you the non-trivial solution, and this non-trivial solution is called eigen function। ये तो केस वन था। इसी तरह से केस टू की अगर बात करें आप, तो केस टू बिल्कुल सेम इसी तरह से, अगर जो हमने पीछे वाली एग्जांपल में कहा था कि अगर आपका लैम्डा कोई पॉजिटिव नंबर हो जाए, यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब ही यही है कि ये पॉजिटिव है, और ए क्या है, ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो यानी कि अगर मैं इस केस में अगर इसका सोल्यूशन फाइंड करूंगा, देन दिस सोल्यूशन विल बी y इज इक्वल्स टू वन गलती से लिख दिया मैंने, y is equals to C1 cos AX and plus C2 साइन ए एक्स। बिल्कुल सेम प्रोसीजर अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें, मुझे इधर फर्स्ट डेरिवेटिव पे कंडीशंस दी हुई हैं, तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव पे कंडीशंस जब इधर पुट करने के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी माइनस ए C1 cos AX and plus a C2 sin AX आ जाएगा। और अगर मैं इसमें फर्स्ट y प्राइम ऑफ जीरो, अगर मैं इसमें इक्वल्स टू जीरो अगर मैं इस डेरिवेटिव पे पुट करता हूँ, तो मुझे एक बात नजर आ रही है। अच्छा, एक चीज मैंने मिस्टेक किया यहाँ पे, सॉरी। डेरिवेटिव में मैंने इधर कॉस का डेरिवेटिव ले चुका हूँ, इधर साइन का डेरिवेटिव ले चुका हूँ, तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन ए एक्स एंड दिस विल बी इक्वल्स टू। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें अगर मैं कंडीशन ये वाली सब्स्टिट्यूट करूं तो ये मेरे पास दिस टर्म विल बी एलिमिनेटेड, यानी कि साइन जीरो विल बी जीरो, एंड यहाँ पे कॉस जीरो वन होता है, तो मेरे पास C2 की वैल्यू इस केस में जीरो आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यानी कि C2 जीरो है, तो यानी कि मेरे पास जो सेकेंड कंडीशन अगर मैं पुट करूं, यानी कि y प्राइम ऑफ l इज इक्वल्स टू जीरो, अगर मैं उसको सब्स्टिट्यूट करता हूं तो वो मेरे पास दे देगा माइनस ए C1 साइन ए एल इज इक्वल्स टू जीरो। और वही बात है कि फॉर वही बात है कि आप फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, आपको यू आर रिक्वायर्ड फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी चाहिए, तो C1 तो जीरो नहीं होगा, तो C1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज C1 इज इक्वल्स टू जीरो हो गया तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा, मुझे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, तो साइन AL विल बी इक्वल्स टू जीरो एंड AL विल बी इक्वल्स टू n पाई, एंड
व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए अगर मैं यहाँ से निकालूं तो वैल्यू ऑफ ए विल बी एल, सॉरी, एन पाई ओवर एल, हमारे पास ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू आ गई आपके पास, एल ओवर एन, एन पाई ओवर एल। तो व्हाट इज एन? अगर मैं एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप इसको गौर करें, एन की वैल्यू वैसे तो हमने पीछे वाले केस में, जब पीछे वाली एग्जांपल हमने सॉल्व की थी उसमें मैंने 1 2 3 लिखा था, लेकिन मैं इधर अगर एन की वैल्यू जीरो भी पुट करूं तो ये ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास यानी कि ए जीरो हो गया, तो ए जीरो होने का मतलब है लैम्डा जीरो हो गया। जब लैम्डा जीरो है तो लैम्डा जीरो ये भी तो आइगन वैल्यू है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं जब ए जीरो है तो अगर मैं यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट करूं तो ये आ जाएगा C1, मतलब सिर्फ C1 ही बचेगा, और मतलब ये बिल्कुल पीछे वाली कंडीशन को फुलफिल कर देगा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि एन की वैल्यू माइट बी 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास व्हाट इज दिस ए, दिस ए विल बी कॉल्ड द आइगन वैल्यू। दिस इज योर आइगन वैल्यू बिकॉज इट इज गिविंग यू द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन अगर आप निकाल लें, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन विल बी वाई इज इक्वल्स टू C1 कॉस ए की वैल्यू आपने निकाली है एन पाई ओवर एल एक्स। ये हमारे पास जो है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन आ गया। एन की वैल्यू मैं बता चुका हूँ कि फ्रॉम 0 1 2 3, मतलब यही आप इधर लिख सकते हैं, एन की वैल्यू 0 1 2 3 है। अच्छा, व्हाट इज, ये हम कह सकते हैं कि ये जो कॉस एन पाई ओवर एल एक्स आ रहा है, these function are orthogonal functions, ये ऑर्थोगोनल फंक्शंस फॉर्म हो रहे हैं। और ये ऑर्थोगोनल फंक्शन कौन से इंटरवल में हमने, जैसे बाउंड्री कंडीशन 2 पॉइंट्स पे डिफाइन किए, फ्रॉम जीरो से लेके एल तक, एक्स की वैल्यू फ्रॉम जीरो से लेके एल तक है। तो मैं कह सकता हूँ ये इंटरवल 0 एल के ऊपर ये सारे के सारे ऑर्थोगोनल फंक्शन होंगे, मतलब ये एन की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो डिफरेंट फंक्शंस मिलेंगे और ये सारे आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये हमारे पास जो है केस टू भी हमने डिस्कस किया। केस थ्री थोड़ा सा डिफरेंट है। केस थ्री मैं बहुत डिटेल से इधर डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन केस थ्री चलें। केस थ्री में अगर आप देखें तो इन केस थ्री योर y विल बी इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव, बट व्हाट इज ए इज एनी पॉजिटिव नंबर। तो इन दैट केस हमारे पास इधर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, मतलब इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा डेट विल बी इक्वल्स टू C1 ई की पावर ए एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस ए एक्स। और ये हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है इसका। कैसे आ रहा है, मतलब हमारे पास जो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन जाएगी वाई डबल प्राइम माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू जीरो। इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे और या ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। देन यू सॉल्व दैट इक्वेशन और हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रूट्स हमें ये सजेस्ट करते हैं कि इसका सोल्यूशन विल बी दिस थिंग। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं, फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी ए C1 ई की पावर ए एक्स एंड माइनस है, सॉरी, माइनस में आएगा बिकॉज पावर इज इन नेगेटिव। और अगर मैं इसमें बाउंड्री कंडीशन पुट करूं, यानी कि y प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगी। इसी तरह से y प्राइम ऑफ l इज इक्वल्स टू जीरो अगर आप इसमें पुट करेंगे तो डेट विल बी इक्वल्स टू C1 ई की पावर al माइनस C2 ई की पावर माइनस ए एल इज इक्वल्स टू जीरो। तो इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप C1 और C2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं और ये बात देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है। वैसे यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ही आएगा, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, तो इस वजह से जो नेगेटिव लैम्डा है उसको हम आइगन वैल्यू कह सकते हैं।
और उसका कॉरस्पॉन्डिंग नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को हम आइगन फंक्शन कह सकते हैं। तो एनीवे ये हमारे पास तीन केसेस हैं जो कि हमें एनकाउंटर कर सकते हैं किसी भी कभी भी। तो मैंने ये तीन तरह के केसेस यहाँ पे डिस्कस किए। अच्छा, अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है स्टर्म लेवल प्रॉब्लम। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दैट, मैं ये जो फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व की थी, मैं इस प्रॉब्लम को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। और जो हमने सेकंड एग्जांपल सॉल्व किया, उसमें ये वाली जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ, प्रॉब्लम को, पूरी प्रॉब्लम को। तो अब जो है हमारा टॉपिक, आज का जो टॉपिक है, हम उसकी तरफ आते हैं, विच इज स्टर्म लेवल प्रॉब्लम। सबसे पहले हम इधर डिफाइन करते हैं रेगुलर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम। व्हाट इज मीन बाय रेगुलर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम? यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो लिखी हुई है, दिस इक्वेशन नंबर 3 इज कॉल्ड स्टर्म लेवल इक्वेशन, मतलब स्टर्म लेवल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। और ये जो हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस अगर जब इसके साथ ये दे दी जाती है इक्वेशन नंबर 4 और 5 के साथ, दैट इज कॉल्ड रेगुलर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम बन जाती है। ये बाउंड्री कंडीशंस है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं बताऊं, इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप देखें, यहाँ पे तीन फंक्शंस इन्वॉल्व है, आर, पी एंड क्यू। अगर मैं जो इक्वेशन नंबर 1 आप लोग ने पीछे डिस्कस की है, इक्वेशन नंबर 1 जो है बिल्कुल इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म है। बात यह है कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में देखूं, आर ऑफ एक्स को अगर मैं 1 पुट कर दूं और क्यू ऑफ एक्स को 0 पुट कर दूं और पी ऑफ एक्स को 1 पुट कर दूं, तो मेरे पास जो है जो प्रॉब्लम नंबर 1 जो आज की क्लास में हमने डिस्कस की है, जो अभी मैंने आपको बताई है, वो यहाँ पे बन जाएगी। और अगर बाउंड्री कंडीशन में भी इसी तरह से चेंजेस कर दें आप, इसमें ए की वैल्यू को जो है 0 कर दें, स्मॉल ए, और कैपिटल A1 जो है 1 कर दें, कैपिटल B1 0 कर दें। सिमिलरली कैपिटल A2 को आप 1 कर दें, कैपिटल B2 को आप 0 कर दें, तो हमारे पास, और स्मॉल b को आप L के बराबर कर दें, तो हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशंस बन जाएगी प्रॉब्लम नंबर 1 की। इसी तरह से आप प्रॉब्लम नंबर 2 में भी यही देख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 जो हमने अभी आज की क्लास में डिस्कस की है, अभी बिल्कुल इससे पहले वाली एग्जांपल जो हमने सॉल्व किया, उस प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर अगर आप देखें, तो उसमें भी यही बात है कि भाई आपका स्मॉल आर विल बी 1, क्यू ऑफ एक्स जो है उस केस में 0 है, और पी ऑफ एक्स जो है उस केस में जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है, डेट पी ऑफ एक्स इज 1। तो अब आप ये देखें, बाउंड्री कंडीशन जो है, अगर उसमें कैपिटल A1 और कैपिटल A2 की वैल्यू 0 कर दूं, और इसमें A की जगह पे 0 कर दूं, स्मॉल a की जगह पे 0 कर दूं, और स्मॉल b की जगह पे L कर दूं, कैपिटल L। इस कैपिटल B1 की जगह पे मैं यहाँ पे 1 कर दूं, कैपिटल B2 की जगह पे भी मैं यहाँ पे 1 कर दूं, तो मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो बन जाएगी। तो यानी कि देखा जाए, हमने जो प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस किए हैं, डेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलर स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम। रेगुलर स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम की फॉर्म ये होती है, इक्वेशन नंबर 3 वाली फॉर्म होती है। ये किसकी जनरलाइज फॉर्म है? व्हाट इज आर पी एंड क्यू? आर पी एंड क्यू आर एनी फंक्शंस ऑफ एस एक्स। आर पी एंड क्यू आर एनी फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन आर और पी के ऊपर ये कंडीशन इम्पोज की हुई है कि आर और पी मस्ट बी पॉजिटिव फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल। जिस इंटरवल में, यानी कि बाउंड्री कंडीशन अगर आप 0 से L तक डिफाइन कर रहे हैं, तो जब आप इसमें उस बाउंड्री कंडीशन की में जो x की वैल्यूज हैं, आप जब r और p में पुट करेंगे, तो हमेशा r और p मस्ट बी पॉजिटिव। तो दिस इज कॉल्ड रेगुलर स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम। अगर आपके पास ये देखें इक्वेशन नंबर 3, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज डबल डेरिवेटिव्स आर इन्वॉल्व इन दिस। और होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि राइट साइड पे इक्वल्स टू 0 आ रहा है। और अगर आप इक्वेशन नंबर 4 और 5 को देखें, ये जो कंडीशंस दी हुई हैं, ये भी होमोजीनियस नेचर की हैं। मतलब ये कि इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, तो दीज कंडीशंस आर आल्सो होमोजीनियस। तो अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि बाउंड्री कंडीशंस जो हैं, जो इक्वेशन 4 और 5 में लिखी हुई है, ये कोई कांस्टेंट के बराबर हो जाए, 0 ना हो, कोई कांस्टेंट के बराबर हो जाए, तो हम उसको नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस का नाम देते हैं। तो इसी तरह से
ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 और 5 है, इसको अलग अलग सेपरेटली ही डिस्कस कीजिएगा, बिकॉज इसमें आप देखें बाउंड्री कंडीशन का मतलब ही ये होता है कि ये 2 पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन होती है। आ, और 2 पॉइंट्स पे देखा जाए, इक्वेशन नंबर 4 जो है ये टोटली पॉइंट ए के ऊपर डिफाइन है, जबकि इक्वेशन नंबर 5 जो है ये टोटली स्मॉल बी के ऊपर डिफाइन है। डेट्स वाई इसको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे पास रेगुलर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम है जो कि हमने डिस्कस की ऑलरेडी। वैसे इसकी दो एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में देखा कि ये अगर कोई भी डिफरेंस प्रॉब्लम इस फॉर्म में नजर आए तो आप समझ जाएं दिस इज कॉल्ड रेगुलर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम। अब जो है इसके ऊपर कुछ और फर्दर डिस्कशन करते हैं। Okay, these are the properties of regular stem level problem। जो हमने अभी रेगुलर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम को डिस्कस किया, ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपने जैसे देखा था एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमने सॉल्व की थी, उसमें हमारे पास जो आइगन वैल्यू आई थी वो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर आई थी। आप इसमें एन की इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट वैल्यूज इसमें आप एन की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप इसमें एन की वैल्यू 1 पुट करें, देन एन की वैल्यू 2 पुट करें, एन की वैल्यू 3 पुट करें, तो ये आपके पास इंक्रीज हो रही होती है। मतलब जो आइगन वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही होती है। तो उसको आप फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हैं, यानी कि लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 3, ये सारी जो है उसको किया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी इज ये कि हम ये कहते हैं कि हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन फंक्शन होगा। वो एक अलग बात है कि नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीपल अगर आप उससे यानी कि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता है कि भाई ये जो है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अगेन सोल्यूशन ही होता है, लेकिन हम उसको यूनिक सोल्यूशन ही कहते हैं। आप अगर ये करें कि भाई उसमें कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो वो मतलब ये नहीं होगा कि आपके पास इसमें एक आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा आइगन फंक्शन आ रहे हैं। मतलब ये है कि उसके अगेंस्ट अगर आप जो कांस्टेंट है उसको अगर आप हटा के बात करें तो बाकी जो हमारे पास जो आइगन फंक्शन आ रहा है, हर आइगन वैल्यू के अगेंस्ट एक ही आइगन फंक्शन हमें मिलता है। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है ये तमाम आइगन फंक्शंस जो कि कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तमाम आइगन फंक्शंस जो हैं ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी जिसको हम अभी प्रूफ भी कर रहे हैं, अच्छा ये जो थर्ड प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लीनियर जबरा में भी आप जब आइगन वेक्टर्स निकालते थे वहां पे, तो ये आइगन वेक्टर्स भी आप देखते थे ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते थे। हर आइगन वैल्यू के और अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग जो आप आइगन वेक्टर्स निकालते तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते थे। तो मैं इस चीज को प्रूव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते रहे, उसमें आइगन वेक्टर्स के लिए पढ़ते थे, आइगन फंक्शंस हैं, तो ये प्रूफ किया भी जा सकता है बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ व्रॉन्स्कियन। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। एनीवे पार्ट जो फोर्थ पार्ट जो है इसका हम इसको प्रूफ करेंगे। फोर्थ पार्ट आपसे ये कहता है कि द सेट ऑफ आइगन फंक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग टू सेट ऑफ आइगन वैल्यूज इज ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। मतलब वेटेड इनर प्रोडक्ट होता है ना जो फंक्शंस का लिया जाता है, तो यानी कि ये आइगन फंक्शंस जो हैं ये ऑर्थोगोनल होंगे विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन पी ऑफ एक्स। ये जो पी ऑफ एक्स है आपका स्टर्म लेवल प्रॉब्लम में जो पी ऑफ एक्स होता है, जो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने देखा था पीछे, उस को मल्टीप्लाई करें और आइगन फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका जब इंटीग्रल लेंगे फ्रॉम ए से लेके बी तक, देन दैट इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू जीरो। ये चीज हम अभी इसको प्रूफ करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमारे पास इसमें मौजूद है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें ऐसा जरूरत नहीं है कोई प्रूफ करने की, आप देख भी सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में नजर आ रही है। और सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि हर आइगन वैल्यू के अगेंस्ट एक ही आइगन फंक्शन आता है। एक तरीके से ये यूनिकनेस है, और यूनिक प्रूफ आप इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। यूनिकनेस का प्रूफ करने का एक तरीका ये भी होता है, यूजुअली जो यूज किया जाता है
कि आप इसको प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन करें। मतलब आप ये कहें कि भाई एक से एक आइगन फंक्शन नहीं, एक से ज्यादा आइगन फंक्शन मौजूद हैं, तो आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। प्रोसेस करेंगे तो आपके पास देखेंगे तो एक ही आइगन फंक्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है। मैं अब प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है उसको प्रूफ करने जा रहा हूँ। अच्छा, प्रूफ के लिए हम जो है ये सपोज करते हैं कि वाई एम और वाई एन जो है ये दो आइगन फंक्शंस हैं, जो कि दो आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब वाई एम आइगन फंक्शन है कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा एम, और वाई एन आइगन फंक्शन है कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा एन। तो यानी कि हमारे पास जो स्टर्म लेवल प्रॉब्लम या स्टर्म लेवल जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3, अगर मैं उसमें ये वैल्यूज को पुट कर दूं तो मतलब ये हमारे पास y की जगह पे वाई एम हो जाएगा और आइगन वैल्यूज की लैम्डा एम। इसी तरह से ये दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7। अब मैं ये काम करूंगा कि इक्वेशन नंबर 6 को वाई एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इक्वेशन नंबर 7 को वाई एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देन वी सबट्रैक्ट these equations, then we will get, आफ्टर सबट्रैक्टिंग हमारे पास ये चीज बन जाएगी, जैसे मैंने आपसे कहा कि इक्वेशन 6 को आप वाई एन से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन नंबर 7 को वाई एम से मल्टीप्लाई करें, देन वी सबट्रैक्ट। आप देख सकते हैं मैं क्यू एक्स वाली जो टर्म है राइट साइड पे, पहले मैंने राइट साइड इस तरफ लिख दी है और लेफ्ट साइड को मैंने इधर लिखा है। तो राइट साइड में क्यू एक्स वाली टर्म आप देख सकते हैं क्लियरली कैंसिल हो जाएगी, क्लियरली नजर आ रहा है। और बाकी इसमें वाई एम एन जो है ये हमारे पास दोनों टर्म्स में आएगा, पी एक्स भी आएगा और लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन हो जाएगा। और इस वाली इक्वेशन को आप वाई एम से मल्टीप्लाई कर, वाई एन से मल्टीप्लाई करें इसको वाई एम से, सो हमारे पास ये वाली लेफ्ट साइड जो है हमारे पास ये बन जाएगी। अब मैं ये करूंगा कि दोनों साइड पे इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, और इंटीग्रेट हम इसको करेंगे फ्रॉम ए टू बी। जैसे हमारे पास पीछे प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज में आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम इंटरवल ए टू बी, देयरफॉर वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स फ्रॉम ए टू बी। तो आफ्टर इंटीग्रेशन हमारे पास मतलब इंटीग्रल का जो इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेट इंटीग्रेट आप इंटरवल ए बी के ऊपर कर रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में फ्रॉम ए टू बी आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे तो हो जाएगा लैम्डा एन एम माइनस लैम्डा एन, यानी कि ये तो खैर बाहर है। और बाकी हमारे पास इधर जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स, और यहाँ पे वाई एम और वाई एन डी एक्स। और राइट साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम ए से लेके बी तक वाई एम डी वाई डी एक्स ऑफ आर एक्स वाई एन प्राइम। इसमें आपको नजर आ रहा है कि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है जो कि हमें यूज करनी पड़ेगी, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम ए से बी, मतलब इस वाले इंटीग्रल को बाय पार्ट से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये हमारा हो जाएगा वाई एन और डी बाय डी एक्स ऑफ तो इधर आप इन दोनों इंटीग्रल्स को आप यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप जिसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक होता है फर्स्ट फंक्शन जो है आप वाई एम को मान लीजिए, और सेकंड फंक्शन जो ये पूरा डी बाई डी एक्स के साथ जो पूरा लिखा हुआ है ये आप इसको सेकंड फंक्शन मान लें, बिकॉज इसकी इंटीग्रेशन ज़्यादा आसान है। जस्ट डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव जस्ट वाई एम प्राइम आ जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेपिंग करूंगा, ये होपफुली आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप इसको अलग से सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपका सेम आंसर जो मेरा आ रहा है वो आपको नहीं मिल पा रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह इसमें फिर डिटेल से हम इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं बहरहाल इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद जो डायरेक्टली इसका रिजल्ट बनेगा वो मैं इधर लिख रहा हूँ।
सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे देता हूँ। अब आप फिलहाल इसको 1 मिनट के लिए स्टॉप करते हैं इसको। मैं आप देखें, आप स्टर्म लेवल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो स्टर्म लेवल प्रॉब्लम में दो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास होती है। तो दो बाउंड्री कंडीशन जो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 में जो दो बाउंड्री कंडीशंस लिखी हुई है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जो है वो हमारे पास हो जाएगी A1। अगर आप उन बाउंड्री कंडीशंस को पीछे देखें, मैंने ये किया है कि हमारे पास दो आइगन फंक्शंस है ना, एक ym के नाम से और एक yn के नाम से। तो और दो बाउंड्री कंडीशंस होती है, तो इस तरह हमारे पास चार इक्वेशंस बन जाएंगी। तो मैं एक काम ये कर रहा हूँ, पहले फर्स्ट पॉइंट यानी कि पॉइंट ए को पुट करने पे जो बाउंड्री कंडीशन बनेगी हमारे पास दो इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 4 से आएंगी। ये वाली दो इक्वेशन जो है ये मैंने कहाँ से लिखी है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 को यूज करके मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। आप इसमें ये बात देख सकते हैं, इस इन दो इक्वेशंस के अंदर इसमें A1 और B1 के बारे में यह है कि ये दो कोफिशिएंट्स हैं और इन दो कोफिशिएंट्स की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इनकी वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं तो इस पे क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर मैं ट्रिवियल सोल्यूशन, अगर ये होमोजेनियस लीनियर सिस्टम है, अगर इसका ट्रिवियल सोल्यूशन उसी वक्त आएगा जब कैपिटल A1 और कैपिटल B1 दोनों जीरो हो जाए। तो ट्रिवियल सोल्यूशन आने का मतलब है कि कोई बाउंड्री कंडीशन बचेगी नहीं। अगर दोनों A1 और B1 की वैल्यू दोनों जीरो हो जाए तो कोई बाउंड्री कंडीशन ही नहीं बचेगी। तो हम ये चाह रहे हैं इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आप इधर लिख सकते हैं, आप इधर चाह रहे हैं इसका फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब आएगा? वी नो फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा के नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इसका उस वक्त आएगा व्हेन द डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट? आपका ये डिटर्मिनेंट यानी कि वाई एम ऑफ ए, वाई एन ऑफ ए, और सिमिलरली वाई एम प्राइम ऑफ ए और वाई एन प्राइम ऑफ ए, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए। यानी कि अगर मैं इसको एवोल्यूट करूं तो ये आ जाएगा वाई एम ए वाई एन प्राइम ऑफ ए माइनस दिस डिटर्मिनेंट, अगर ये जीरो आ जाए, ये डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है, इसको आप अगर देखें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो कि इक्वेशन नंबर 8 के अंदर यूज हो रही है। बिल्कुल सेम चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज हो रही है, वाई एम ए वाई एन प्राइम ए माइनस वाई एन। तो ये चीज को मैं जीरो सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। ये मैंने काम किया बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर 5 को यूज करके भी यही काम कर सकते हैं, यानी कि सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, और बिल्कुल सेम डिटेल्स उसके अंदर यूज करें। मैं वो सारी डिटेल यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल हमारे पास यही सेम सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वाई एम ए वाई एन प्राइम, ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ये इधर फॉर सेकंड बाउंड्री पॉइंट यानी कि बी पॉइंट पुट करने के बाद बात हो रही है, वाई एम बी वाई एन प्राइम ऑफ बी माइनस वाई एम प्राइम ऑफ बी इंटू वाई एन ऑफ बी। ये डिटर्मिनेंट भी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। सो इफ आई पुट दीज टू वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 8, दोनों वैल्यूज जो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में जो आई हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 8 यानी कि इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा तो आपको नजर आ रहा है कि ये राइट साइड पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे सिर्फ हमारे पास ये चीज बच जाएगी। और ये आपको नजर आ रहा है कि दिस इज व्हाट, दिस इज वेटेड ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट। मतलब इन्होंने, अगर आप इसकी स्टेटमेंट को रिकॉल करें, जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई थी
कि ये कह रहा है कि जो इसमें आइगन फंक्शंस आएंगे, डेट आइगन फंक्शंस विल बी ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन पी ऑफ एक्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू प्रूव। अगर मैं इक्वेशन नंबर सॉरी पार्ट नंबर 4 के अंदर बात करूं तो मुझे एक प्रूव ये करना है कि इंटीग्रल फ्रॉम ए से लेके बी पी ऑफ एक्स वाई एम और वाई एन इज इक्वल्स टू जीरो आएगा। ये दीज टू आर आइगन फंक्शंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू आइगन वैल्यूज लैम्डा एम एम लैम्डा एन। ये दो आइगन फंक्शंस ऑर्थोगोनल होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट फंक्शन। तो ये चीज आपको नजर आ रही है प्रूव होती हुई, यानी कि आपने देखा है कि भाई हमारे पास ये चीज प्रूव हो रही है कि हमारे पास ये दोनों जो है जीरो हो चुके हैं, सिर्फ ये चीज बची है। तो यानी कि हमारे पास फाइनली हमने ये बात प्रूफ कर दी कि इंटीग्रल फ्रॉम ए से लेके बी पी ऑफ एक्स वाई एम वाई एन इज इक्वल्स टू जीरो है, डी एक्स भी है सॉरी, इज इक्वल्स टू जीरो है। और इसमें लैम्डा एम और लैम्डा एन दोनों जो है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, क्योंकि हमारे पास वही बात है, मैथमेटिक्स का रूल है ना कि दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो होता है, तो कोई सी एक चीज इधर दिस वन विल इक्वल्स टू जीरो और दिस वन विल इक्वल्स टू जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो आइगन वैल्यू, आपने जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज की बात है वो खत्म ही हो गई। आप इधर दो फंक्शंस की ऑर्थोगोनलिटी की बात कर रहे हैं, तो दो डिफरेंट आइगन वैल्यू से ही डिफरेंट आइगन वैल्यूज आती है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम विच वी हैव डिस्कस्ड अबव। तो ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हमारे पास इधर होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा लैम्डा एम और लैम्डा एन जो है ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आपको दे रहे हैं। तो ये हमने पार्ट नंबर 4 को यहाँ पे प्रूफ कर दिया। एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है रेगुलर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम कि हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि ऑलरेडी पीछे हम दो एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। बाउंड्री कंडीशंस आप देख सकते हैं, ये स्टर्म लेवल प्रॉब्लम वाली ही कंडीशंस दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। अगेन वही दो केसेस जो कि मैंने एग्जांपल नंबर 2 के अंदर डिस्कस किए थे, वही तीन केसेस जो है यहाँ पे हम कर सकते हैं। इधर इतनी डिटेल से शो नहीं किया हुआ वर्किंग, लेकिन बहरहाल इधर आप ये काम देख सकते हैं क्लियरली कि जब लैम्डा की वैल्यू जीरो होगी और लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव होगी यानी कि माइनस ए स्क्वायर होगी, देन इट विल गिव यू ट्रिवियल सॉल्यूशन, सो देयर विल बी नो आइगन वैल्यूज। इन दैट केस दो कोई आइगन वैल्यूज नहीं है तो कोई आइगन फंक्शन भी आपको नहीं मिलेगा जब लैम्डा जीरो और लैम्डा नेगेटिव है। इन ऑन द अदर हैंड जब आपके पास लैम्डा कोई पॉजिटिव नंबर है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, देन द जनरल सोल्यूशन विल बी c1 cos ax प्लस c2 sin ax। और इस पे आप जब बाउंड्री कंडीशन आप जब इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो गिवन बाउंड्री कंडीशन है आप जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट c1 sin c2 sin अल्फा प्लस c2 अल्फा cos अल्फा। c1 जीरो आ जाएगा, हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। इसको अगर इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करें फॉर द वैल्यू ऑफ c2, हमें पता है कि c2 जो है should not be equals to zero. So if we simplify this equation, we will reach on this equation के tan a is equals to minus tangent a, यानी कि tan x is equals to minus x। तो आप इसको जब प्लॉट करेंगे tan x minus x को, तो ये हमारे पास tan x के ग्राफ है, डिफरेंट x की वैल्यूज के ऊपर बन रहे हैं, और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन। इन दोनों का आप जब जहाँ पे कोइंसाइड करेंगे उन पॉइंट्स की बात हो रही है, आपको नजर आ रहा है कि ये इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इन दिस केस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टर्म रेगुलर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम की एक एग्जांपल है जो कि हमने इधर देखी। सो आफ्टर रेगुलर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम, इसी तरह से हमारे पास सिंगुलर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सिंगुलर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम उस वक्त अकर होती है जब हमारे पास बाउंड्री कंडीशन कोई ऐसी दी हुई हो जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आर ऑफ एक्स है वो किसी तरह से जीरो हो जाए।
यानी कि वो जो पॉइंट है बाउंड्री पॉइंट्स वो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स अगर बन जाए तो वो सिंगुलर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम कहलाती है। और ऐसा कब हो सकता है, इसके लिए आपके पास कुछ बाउंड्री कंडीशंस में हमारे पास अगर पुट की जाए डिफरेंशियल इक्वेशन 3 के अंदर, तो अगर कोई इस तरह के केसेस सामने आए, 4 केसेस में तो कोई सा एक केस भी सामने आए, तो हम उसको कहते हैं कि सिंगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हम इसको कहेंगे। मतलब 12 और 13 अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये सिंगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहलाती है। और जबकि हमारे पास अगर इक्वेशन नंबर 15 सेटिस्फाई अगर हो रही है, आर ऑफ ए और आर ऑफ बी अगर इक्वल हो जाए, तो इसको हम पीरियोडिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का नाम देते हैं। तो ये सारे सिंगुलर बाउंड्री मतलब सिंगुलर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम की एग्जाम्पल के केसेस है। देखिए, अगर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन 3 लिखी हुई है, जो हमने ऊपर रेगुलर स्टर्म लेवल में लिखी थी, स्टर्म लेवल में डिफरेंशियल इक्वेशन वही है, लेकिन बस ये है कि बाउंड्री कंडीशंस की वजह से उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं। आप जब सीरीज सोल्यूशन पढ़ते थे ना, उसमें भी हम दो तरह के केसेस पढ़ते थे कि सोल्यूशन अबाउट रेगुलर पॉइंट या सोल्यूशन अबाउट सिंगुलर पॉइंट। इधर भी वही बात है कि पहले हमने रेगुलर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम पढ़ ली, अब सिंगुलर की बात कर रहे हैं। तो सिंगुलर के केस में हमारे पास अगर बाउंड्री पॉइंट ए अगर आप पुट करें और आर ऑफ जीरो हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। और इसी तरह से आपके पास ऐसा भी पॉसिबल है कि एक्स की वैल्यू बी पुट करें और आर ऑफ बी जीरो पुट हो जाए, जीरो आ जाए। तो ये हमारे पास कुछ केसेस हैं। तो ये हमारे उसकी डिस्कशन यहाँ पे हमने की हुई है। एज फार एज ऑर्थोगोनलिटी इज कंसर्न है, उसकी डिस्कशन यहाँ पे की हुई है कि इफ ए आर ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन द ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन 9 जो हमने पीछे डिस्कस किया था होल्ड्स विद नो बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इज इक्वल टू ए। Similarly, if r of b is equals to 0, then the orthogonality relation 9 holds with no boundary condition at x is equals to b। और इसी तरह से r of a अगर r of b दोनों 0 हो जाए, then orthogonality relation 9 holds with no boundary condition specified at either a और x is equals to b। और इसी तरह हम ये भी कहते हैं कि आर ऑफ ए अगर आर ऑफ बी इक्वल हो जाए, देन द ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन 9 जो हमने पीछे डिस्कस किया होल्ड्स विद द पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन, मतलब उस वक्त होल्ड करेगी। ये इन केसेस में होल्ड नहीं कर रही है 16, 17, 18 के अंदर जो डिस्कशन है। यानी कि अगर हमारे पास 12, 13, 14 वाले केसेस अगर आ जाए, बाउंड्री कंडीशन आ जाए इस फॉर्म की, तो हमारे पास ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन उस वक्त जो है होल्ड नहीं करता है, जबकि पीरियोडिक के केस में ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये हमारे पास जो है सिंगुलर स्टर्म लेवल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन थी। अच्छा, जस्ट फॉर मैं रिकॉल कराने के लिए, हम वैसे और क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं इधर लिख देता हूँ, पीछे मैंने इसकी प्रूफ करवाया भी आपको। वो यही वाला कि पी ऑफ एक्स वाई एम वाई एन इज इक्वल टू 0, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन 9 जो है, ये इक्वेशन नंबर 9 दिस वन है। ये मैंने रिकॉल करने के लिए इधर आपको लिखा है, ताकि बात आपको थोड़ी सी सही से क्लियर हो। अच्छा, अब जो है सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म की बात करते हैं। ये जो हमने स्टर्म लेवल प्रॉब्लम की जो इक्वेशन नंबर 3 की बात की थी, अगर उस इक्वेशन नंबर 3 में जो फर्स्ट टर्म है डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स वाई प्राइम, ये वाली टर्म, अगर आप इस पे u इंटू वी का फॉर्मूला बनाए के फॉर्म में अगर आप इसको एक्सपेंड करें, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है। और ये वाली जो फॉर्म है, इसको हम कहते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अगर सेकंड ऑर्डर इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो उस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये कहलाती है सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म कहलाती है। जैसे लेजेंडर इक्वेशन आपने पढ़ी है, जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में लेजेंडर इक्वेशन होती थी, उसमें हमारे पास ये लेजेंडर इक्वेशन है। इस लेजेंडर इक्वेशन को आप इस सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म है। इसी तरह से बेसल इक्वेशन, और अगर आप कॉशी ऑयलर की बात करें तो उनको तो